ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत आज का विषय है सेल, गिफ्ट एंड एक्सचेंज, जिसके माध्यम से इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनरशिप का परमानेंट ट्रांसफर किया जाता है। अगर विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रिलिंक्विशमेंट, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज ये परमानेंट ट्रांसफर होता है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है। ट्रांसफर के कुछ और भी तरीके होते हैं, जिसमें होता है मॉर्गेज, लीज, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ये टेम्पररी ट्रांसफर होता है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का अर्थ होता है प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार और स्वामित्व का ट्रांसफर, जबकि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी की स्थिति में कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए या एक निर्धारित समय के लिए ट्रांसफर होता है, और निर्धारित समय के पूरा हो जाने के बाद या शर्तें पूरी हो जाने के बाद प्रॉपर्टी का स्वामित्व और अधिकार पुनः उस व्यक्ति को चला जाता है मूल रूप से जिसकी संपत्ति है। मॉर्गेज, लीज, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, इसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे। रिलिंक्विशमेंट को मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पार्ट 1 में पहले ही बता दिया है। वीडियो को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, इसको पार्ट 2 मान लेते हैं ताकि मुझे समझाने में और हमारे व्यूअर्स को समझने में सुविधा हो। और ऐसे भी लगातार पूरा वीडियो को एक ही वीडियो में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बता पाना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसे अलग अलग पार्ट में बांट कर समझेंगे। तो अभी सेल, गिफ्ट एंड एक्सचेंज के प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे और इन तीनों में जो बेसिक अंतर है उसको भी जानेंगे। सेल क्या होता है? सेल को कहते हैं सेल मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट सेल क्या होता है? जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिक्री बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रतिबंध के किया जाता है तो और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी शर्तों को पूरा करता है तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल। कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने अलग से पूरी वीडियो बना रखा है और जो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। उस वीडियो में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों को भी स्पष्ट किया गया है। एक बार उस वीडियो को ध्यान से देख सुन लें तो कॉन्ट्रैक्ट को समझना आसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हस्तांतरण के लिए एक लिखित डॉक्यूमेंट बनाना आवश्यक होता है। यही डॉक्यूमेंट होता है सेल डीड या गिफ्ट डीड या डीड ऑफ एक्सचेंज। सेल डीड बिना किसी शर्त का होना चाहिए, यानी बेचने वाले का संपूर्ण अधिकार खरीदने वाले को दिया गया हो। खरीदने के बाद खरीदार अपनी इच्छा से उस खरीदी गई संपत्ति का भोग दखल कर सकता है, बेच सकता है, दान कर सकता है, यानी उस संपत्ति का पूरा अधिकार खरीदार का हो जाता है। हाँ, ये आवश्यक है कि बिक्री करने वाले का संपत्ति पर पूर्ण और विवाद रहित स्वामित्व होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड एंड वैलिड टाइटल होना चाहिए, तभी तो बेच सकेगा। जिस व्यक्ति का खुद का स्वामित्व और अधिकार नहीं होगा वह संपत्ति नहीं बेच सकेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 सेल को डिफाइन करता है। सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रॉमिस्ड। सेल क्या है? किसी भुगतान के बदले में संपत्ति के ओनरशिप का हस्तांतरण है। एक बात महत्वपूर्ण है कि सेक्शन 54 का संबंध सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में सेक्शन 54 की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। सेक्शन 54 में स्पष्ट किया गया है कि टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 100 रुपीज या उससे अधिक वैल्यू का है तो इसके हस्तांतरण केवल रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके साथ ही इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो भी होगा इसका भी हस्तांतरण केवल रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही हो सकता है। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के उदाहरण में आप गुडविल को ले सकते हैं।
सेक्शन 54 में जो डेफिनेशन दिया गया है वो मैं आपको यहाँ कोट करता हूँ। सेल हाउ मेट सच ट्रांसफर in the case of tangible movable property of value of 100 rupees and upward, or in the case of reversion or other intangible thing can be made only by registered instrument. tangible का अर्थ है उस संपत्ति का जिस आसानी से टच किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है। इसके विपरीत इंटेंजिबल का अर्थ उस संपत्ति से है जिसे टच नहीं किया जा सकता है। दूसरा है गिफ्ट। सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट को डिफाइन करता है। क्या है डिफिनेशन? गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अनदर पर्सन कॉल्ड द डोनी and accepted by or on behalf of donor। मतलब है कि गिफ्ट किसी एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। दूसरी बात है गिफ्ट देने वाले के द्वारा वॉलंटरीली किया गया हो, किसी दबाव में या किसी प्रभाव में आकर नहीं किया गया हो, या किसी प्रकार के अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं हो। यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी ओल्ड एज व्यक्ति द्वारा गिफ्ट किया गया है तो उम्र के आधार पर यह कहना गलत होगा कि डोनी के प्रभाव में आकर गिफ्ट किया गया है, यानी उम्र इसके लिए बाधा नहीं है। और फिर है कि गिफ्ट बिना किसी कंसिडरेशन का किया गया हो, गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता है। यहां जो व्यक्ति गिफ्ट देता है उसे कहते हैं डोनर, और जिसके पक्ष में गिफ्ट दिया गया हो उसे कहते हैं डोनी। डोनर ने गिफ्ट डीड बना दिया तो क्या वैलिड गिफ्ट हो गया? नहीं। यहां तो यह भी आवश्यक होता है कि गिफ्ट का एक्सेप्टेंस डोनी के द्वारा किया गया हो। बिना एक्सेप्टेंस के गिफ्ट को वैलिड नहीं कहा जा सकता है। डोनी एक्सेप्टेंस देने की योग्यता रखता हो और उसने अपने जीवन काल में एक्सेप्टेंस दिया हो। यदि अपने जीवन काल में एक्सेप्टेंस दिए बिना डोनी की मृत्यु हो जाती है तो गिफ्ट वॉइड हो जाता है। अब यहां यह समझना आवश्यक होगा कि जब गिफ्ट देने वाला यानी डोनी 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र का हो, यानी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत मेजर हो, तो गिफ्ट डीड पर उसका हस्ताक्षर को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। लेकिन यदि डोनी माइनर हो तो क्या होगा? माइनर की स्थिति में वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान के तहत एक्सेप्टेंस देने की योग्यता नहीं रखता है। माइनर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता नहीं रखता है। तो अगर जिस तिथि को गिफ्ट दिया गया, गिफ्ट डीड बनाया गया, उस समय उसे नेचुरल गार्जियन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी माइनर को भी गिफ्ट दिया जा सकता है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन उस वक्त उसे गार्जियन के द्वारा, नेचुरल गार्जियन के द्वारा किया जाएगा। और जब वह मेजर हो जाएगा तो उसे अपना एक्सेप्टेंस देना होगा, तभी उसके पक्ष में किया गया गिफ्ट को वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। इसे फिर से समझते हैं। एक नाबालिग गिफ्ट डीड या अन्य कोई डीड की स्वीकृति नहीं दे सकता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने में असमर्थ होता है। तो क्या करना होगा? किसी नाबालिग के अभिभावक, उसके नेचुरल गार्जियन, उनकी ओर से उन्हें दिए गए गिफ्ट को स्वीकार कर सकते हैं। नाबालिग के 18 वर्ष का होने के तक अभिभावक संपत्ति का प्रबंधन करेगा, जिसके बाद डोनी या तो उपहार स्वीकार कर सकता है या उसको डोनर को वापस कर सकता है। अगर व्यक्ति 18 वर्ष होने के बाद गिफ्ट डीड को अस्वीकार नहीं करता है, 18 वर्ष का हो गया और मेजर हो गया और उसके बाद भी गिफ्ट को स्वीकार नहीं करता है और ना ही लिखित सहमति देता है, स्वीकार भी नहीं करता है, लिखित सहमति नहीं देता है, लेकिन उसको अस्वीकार भी नहीं करता है, तो क्या होगा? अब माइनर क्या करता है? उस दी संपत्ति को, जो गिफ्ट दी गई हो,
उसको अपने व्यवहार से उस संपत्ति की स्वीकृति देता है। लिखित नहीं दिया, पर उस क्या है, अपने व्यवहार से उस संपत्ति की स्वीकृति देता है, उस संपत्ति में पोजीशन लेता है और उसका उपभोग करता है, तो इसे उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 17 के अनुसार गिफ्ट डीड का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होता है, और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधान भी कहते हैं कि गिफ्ट डीड पर एक्सेप्टर के हस्ताक्षर को विटनेस के द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। अब आगे चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्सचेंज को समझते हैं। दो व्यक्ति अपने स्वामित्व के अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ए और बी के पास अपनी अपनी संपत्ति है, जमीन है, मकान है, कुछ भी है, और वे एक दूसरे से बदलना चाहते हैं। ए बी की संपत्ति लेना चाहता है और बी ए की संपत्ति लेना चाहता है आपसी सहमति से, तो वे एक रजिस्टर्ड डीड ऑफ एक्सचेंज बनाकर ऐसा कर सकते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 118 एक्सचेंज को डिफाइन करता है। When two persons mutually transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing or both thing being money only, the transaction is called the exchange. माने किसी की तरफ से सिर्फ पैसा नहीं, मनी नहीं होना चाहिए, संपत्ति के बदले में संपत्ति का है। डीड ऑफ एक्सचेंज में दो व्यक्ति के संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन वह हस्तांतरण मनी के रूप में नहीं हो सकता है। यानी संपत्ति के बदले संपत्ति ही देनी होगी। संपत्ति के बदले मनी का कंसेप्ट तो सेल डीड में होता है। सेल डीड में क्या होता है, संपत्ति, एक व्यक्ति संपत्ति देता है और दूसरा व्यक्ति उसके बदले में उसका वैल्यू मनी देता है, वो सेल डीड में होता है। डीड ऑफ एक्सचेंज में संपत्ति के बदले में संपत्ति दी जाती है। इसलिए एक जमीन या मकान के बदले जमीन या मकान का ही हस्तांतरण डीड ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से हो सकता है। इस प्रकार से सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज के माध्यम से प्रॉपर्टी के ओनरशिप का परमानेंट ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर चाहे सेल से हो, गिफ्ट से हो या एक्सचेंज से हो, हर स्थिति में दोनों पक्षों की लीगल लायबिलिटी होती है। यानी सबसे पहली बात तो ये होती है कि दोनों पक्ष, जो पक्षकार हैं, जो बेचने वाले हैं, जिनका संपत्ति पर अधिकार है, जो संपत्ति हस्तांतरण करना चाहते हैं, उनका उस पर वैध अधिकार, वैध स्वामित्व तो होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान के तहत पक्षकार डॉक्यूमेंट्स एक्जीक्यूट करने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए या किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 54 के अनुसार भी सेल डीड, गिफ्ट डीड और डीड ऑफ एक्सचेंज का रजिस्टर होना अनिवार्य होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में करने में एक चीज और भी देखना आवश्यक होता है कि पक्षकारों का संपत्ति पर वैधानिक अधिकार और स्वामित्व हो। संपत्ति पर विक्रेता का टाइटल सही है या नहीं, ये जानने के लिए टाइटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवश्यक होता है, जो किसी अधिवक्ता के माध्यम से किया जा सकता है। टाइटल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी मैंने अलग से वीडियो में दिया है, उसे आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो चैनल पर कानून से संबंधित जानकारी का तथ्यात्मक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं, जिसका उद्देश्य लोगों तक बेहतर लीगल ओपिनियन पहुंचाना है। अगर वीडियो में मॉर्गेज, अगले वीडियो में मॉर्गेज, लीज, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का विश्लेषण करेंगे। आप वीडियो देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग कानून को समझ सकें। हम आपके लिए अलग अलग विषयों पर विशेष जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।